सादर अभिवादन आप सभी का। आज पुनः एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। यह नया विषय या नया टॉपिक एक फ्रांसीसी भूगोलविद्ता से संबंधित है, जिनके विषय में पहले आप लोगों ने कुछ अध्ययन किया होगा, कुछ जानकारी आपको होगी। पेज की संकल्पना के लिए, जेनर डीवी की संकल्पना के लिए, संभववाद के जनक के रूप में इस भूगोलविद्ता को भूगोल जगत में जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनका क्या नाम है और इनके क्या क्या योगदान रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, कौन कौन से महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो आइए देखते हैं इस नए भूगोलविद्ता को, जिसका नाम है ब्लाश। इनका पूरा नाम पॉल वाइडल डी ला ब्लाश था। इनका जन्म फ्रांस में वर्ष 1848 में हुआ था, जबकि मृत्यु वर्ष 1918 में हुई थी। इन्हें फ्रांस में आधुनिक भूगोल का संस्थापक भी कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें संभववाद का जनक और प्रबल समर्थक कहा जाता है। संभववाद का जनक और प्रबल समर्थक से तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक घटकों पर बल देने की तुलना में, प्राकृतिक कारकों पर बल देने की तुलना में इन्होंने मानवीय कार्यों, मानवीय पक्षों, मानवीय शक्तियों पर अधिक बल दिया। मानव को इन्होंने प्रमुखता प्रदान की, मानव को इन्होंने सर्वशक्तिमान माना। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति संभववाद की प्रवृत्ति के रूप में जानी जाती है। तो यह ब्लाश का बेसिक परिचय। और ऐसा माना जाता है कि फ्रांस के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न कॉलेजेस में, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में भूगोल के अध्ययन अध्यापन का श्रेय वाइडल डी ला ब्लाश को ही है। यही प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं विश्वविद्यालयों में भूगोल को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने के अंतर्गत। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्यों और उपलब्धियों को। कोटेशन यहाँ देखिए, जैसा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ स्थानों पर मैंने देखा है, कुछ पुस्तकों में देखा है, प्रकृति अनेक संभावनाएं प्रदान करती है और मनुष्य उनमें से इच्छानुसार चुनाव करता है। अर्थात प्रकृति ने मनुष्य के लिए विविध प्रकार की संभावनाओं को उपलब्ध कराया है और उन संभावनाओं में से व्यक्ति अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार उसका चुनाव करता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, समुद्र तटीय भागों के लोग मछली मारना अधिक पसंद करते हैं, नौकायन अधिक पसंद करते हैं। मैदानी भागों के लोग कृषि कार्य अधिक पसंद करते हैं, जबकि चारागाहों वाले प्रदेशों के लोग पशुचारण में अधिक विश्वास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। तो प्रकृति संभावनाएं उपलब्ध कराती है और मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उनका चुनाव करता है, चयन करता है। इसके बाद आगे इन्होंने लिखा कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। अर्थात मानवीय शक्ति को महत्व देते हुए इन्होंने बताया कि प्रकृति सिर्फ एक सलाहकार है। मनुष्य प्राकृतिक घटकों के संयोग से अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए धरातली स्वरूपों में परिवर्तन करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार प्रकृति केवल एक सलाहकार मात्र है, न कि इससे ज्यादा और कुछ। अब आगे देखिए इनके कुछ प्रमुख कार्यों और योगदानों को। यहाँ क्रमवार कुछ कार्य, इनकी पुस्तकें, इनके योगदान यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है एनल्स डी जियोग्राफी पत्रिका के संस्थापक। फ्रांस में यह एक महत्वपूर्ण पत्रिका मानी जाती है, जिसके संस्थापक वाइडल डी ला ब्लाश माने जाते हैं। इस पत्रिका का नाम वहां की भाषा में दिया हुआ है एनल्स डी जियोग्राफी। इस पत्रिका के यह प्रारंभकर्ता थे।
इसके बाद दूसरा देखिए, यूरोप के राष्ट्र एवं राज्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पुस्तक का नाम आया हुआ है, यूरोप के राष्ट्र और राज्य। इसके बाद अगला है फ्रांस का भूगोल, ये पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई। इसके बाद मानव भूगोल, आगे पूर्वी फ्रांस का भूगोल, ज्योग्राफी यूनिवर्सले, यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है। ज्योग्राफी यूनिवर्सले पुस्तक प्राय मैच करने के लिए या संबंधित भूगोलवेत्ता के नाम को मिलाने के लिए यह इस तरह का मिलान वाले प्रश्न में मैंने देखा है। इसके बाद अगला है टैब्लो डी ला फ्रांस। टैब्लो डी ला फ्रांस, फ्रांस के पठार पर मौजूद भौतिक परिस्थितियां जो हैं या भौतिक दशाएं या भौतिक वातावरण और मानव के बीच की जो पारस्परिक रिलेशनशिप है, जो पारस्परिक अंतर संबंध है, उससे संबद्ध यह रचना है, यह कृति है टैब्लो डी ला फ्रांस के रूप में। तो फ्रांस के पठार से संबंधित इसको जानते रहें, कहीं कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आया हुआ है, खासतौर से नेट के कुछ प्रश्न पत्रों में मैंने देखा है। इसके बाद अगला है, आगे देखें, यह प्लेटो और टॉलमी के कार्यों का अध्ययन करने यूनान भी गए थे। टॉलमी के कार्यों से, प्लेटो के कार्यों से यह बहुत प्रभावित थे और उनके बारे में और अधिक जानने के लिए, उनकी रचनाओं से संबंधित, उनके कार्यों से संबंधित और अधिक ज्ञानार्जन प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपने समय में यूनान की यात्रा भी किया था। इसके बाद आगे परीक्षोपयोगी यहाँ पर एक शब्द आ रहा है जेनर डी वी। जेनर डी वी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसको अगर इंग्लिश में इंग्लिश में परिवर्तित किया जाए तो ये होगा मोड ऑफ लाइफ और वे ऑफ लाइफ, जीने के तौर तरीके। इस धारणा का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। मोड ऑफ लाइफ या जीवन जीने के तरीके संपूर्ण मानव जगत में जो व्यक्ति समुदाय है, जो व्यक्तियों का समूह है या व्यक्ति विशेष है, उसके जीवन के अपने कुछ विशिष्ट, उनके अपने जीवन की कुछ विशिष्ट कार्य प्रणालियां होती हैं, उनकी अपनी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उनकी अपनी व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। तो यह विशिष्ट जीवन पद्धति सिर्फ मानव समुदाय में ही नहीं बल्कि जैव समुदाय में भी देखने को मिलती है, जिसे इन्होंने जेनर डी वी का नाम दिया। इसके बाद अगला है पेज या लघु समरूपी प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादन। पेज क्या है? लघु प्रदेशों के लिए, छोटे प्रदेशों के लिए इन्होंने फ्रांस में पहली बार पेज PAYS शब्द की संकल्पना की, जिसका तात्पर्य होता है लघु समरूपी प्रदेश। लघु समरूपी प्रदेश का तात्पर्य है छोटे एक समान गुण विशेषता वाले प्रदेश। एक समान गुण विशेषता वाले प्रदेश, जैसे कोई घास का मैदान है तो वहां पर अधिकांशतः चरवाहे देखे जाते हैं। कोई समुद्र तटीय मैदान है तो वहां पर मछुआरे देखे जाते हैं। पहाड़ी प्रदेश है तो सीढ़ीदार खेती करने वाले लोग देखे जाते हैं। तो इस प्रकार छोटे ऐसे प्रदेश जहां पर समरूपी कार्य या एक समान एक जैसे कार्य देखे जाते हैं, उसे पेज नाम इन्होंने दिया। मानव और वातावरण के मध्य ऐसे प्रदेशों में घनिष्ठ संबंध की संकल्पना किया, अर्थात जैसा वातावरण होता है उसी के अनुसार मनुष्य वहां पर वैसा कार्य करने के लिए बाध्य होता है। जैसे अगर पर्वतीय प्रदेश है तो वहां का मनुष्य अगर कृषि करना चाहता है तो उसे सीढ़ीदार कृषि ही करनी होगी। यदि समुद्र तटीय भूभाग है तो व्यक्ति को वहां पर मत्स्य संबंधी क्रियाएं, नौकायन संबंधी क्रियाएं या समुद्र से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनसे संबंधित क्रियाएं उन्हें करनी पड़ेंगी। तो मनुष्य और वातावरण के बीच पेज में इन्होंने बताया कि घनिष्ठ संबंध होता है। इसके बाद सार्वभौमिक एकता एवं अंतर संबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन। ब्लास ने विभिन्न प्रकार के घटकों में, विभिन्न प्रकार के तत्वों में आपसी पारस्परिक संबंध का उल्लेख किया और साथ ही साथ बताया कि ये घटक अलग अलग या पृथक पृथक रहते हुए भी कहीं न कहीं एक दूसरे से संबद्ध हैं, इनका एक दूसरे से जुड़ाव है, जिसे इन्होंने सार्वभौमिक एकता या पार्थिव एकता का नाम दिया। अर्थात घटक भले ही वो दृश्य हैं, अदृश्य हैं, प्रत्यक्ष हैं या अप्रत्यक्ष हैं, किंतु उनमें कहीं न कहीं आपसी संबद्धता के साथ साथ सार्वभौमिक एकता के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला है
यहाँ दिया भी गया है कि समस्त गोचर और अगोचर घटकों में भौगोलिक एकता और अंतर संबंध पाया जाता है, तो ये इसी के अंतर्गत बताया गया। इसके बाद प्रदेश की संकल्पना, प्रदेश की भी संकल्पना का भी इन्होंने प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार प्रदेश कोई चहारदीवारी नहीं है या प्रदेश कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट या एयर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि बाहर की चीज बाहर और अंदर की चीज अंदर रहे, बल्कि यह एक संक्रमण युक्त परस्पर व्यापी क्षेत्र होता है। अर्थात दूसरे रूप में इसे समझा जाए कि एक प्रदेश की सीमा जहां समाप्त होती है, यह जरूरी नहीं कि उसके तुरंत बाद दूसरे प्रदेश की सीमा के अंतर्गत जो भौगोलिक दशाएं हैं वे भौगोलिक दशाएं तुरंत बदल जाएं, बल्कि इन दोनों प्रदेशों की सीमाओं के बीच संक्रमण की स्थिति पाई जाती है, चाहे वह वृष्टि के अंतर्गत है, चाहे वह तापमान के अंतर्गत है, चाहे वह मिट्टी के अंतर्गत है। ये विशेषताएं धीरे धीरे कमतर या कम होती जाती हैं, तो प्रदेश संक्रमण युक्त परस्पर व्यापी क्षेत्र होता है। तो यह कोई चहारदीवारी नहीं या वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं, बल्कि यह एक ओपन स्पेस होता है। इसके बाद इन्होंने भूगोल के कुछ विशिष्ट लक्षण बताए, जैसे कि थियोरेटिकल प्रश्नों में देखा गया है, लॉन्ग टाइप प्रश्नों में देखा गया है कि इनके भूगोल के अंतर्गत बताए गए विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 6 लक्षण गिनाए गए हैं। पहला है पार्थिव घटनाओं की एकता। विविध प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं किसी न किसी कार्य और कारण से जुड़ी होती हैं। उनके पीछे कोई न कोई कारण जिम्मेदार होता है, कोई न कोई घटना उसके पीछे घटक जिम्मेदार होता है। तो पार्थिव घटनाओं की एकता अर्थात यदि किसी प्रदेश में भूकंप आता है या किसी स्थान पर भूकंप आता है तो उससे एक लंबा क्षेत्र या एक लंबा प्रदेश, लंबी भूमि, लंबा क्षेत्रफल प्रभावित होता है। तो अर्थात यहाँ पर कारण या घटक भूकंप है जिससे पूरा प्रदेश प्रभावित हो रहा है या पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। तो पार्थिव घटनाओं की एकता। घटनाओं में विविधता, जो घटनाएं विश्व पटल पर घटित होती हैं, विश्व में घटित होती हैं, वे तरह तरह की होती हैं, न कि एक प्रकार की होती हैं। कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कहीं सुनामी आती है, कहीं चक्रवाती तूफान आते हैं, कहीं पर अतिवृष्टि होती है, कहीं अनावृष्टि होती है, कहीं सूखा पड़ रहा होता है। तो घटनाओं में विविधता पाई जाती है। विविध प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनमें एक जैसी स्थिति नहीं होती, बल्कि उनमें कहीं न कहीं विभेद या विभिन्नता होती है। इसके बाद अगला है विविध वातावरणीय तत्वों का मानव पर प्रभाव। विविध प्रकार के जो वातावरणीय तत्व हैं उनका मानव के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे तापमान है, तापमान का मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए ग्रीष्म ऋतु में हल्के कपड़ों का पहनना और शीतल पेय पदार्थों का उपयोग करना, शीत ऋतु आने पर गर्म खाद्य पदार्थों का उपयोग करना, गर्म कपड़ों का उपयोग करना। अर्थात विविध वातावरणीय तत्वों का मानव के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मानवीय जो घटक हैं, जो मानवीय पक्ष हैं, वो मनुष्य को किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवश्य प्रभावित करते हैं। इसके बाद अगला है पार्थिव घटनाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण हेतु वैज्ञानिक विधियों की खोज। इनके द्वारा वैज्ञानिक विधियों की खोज की गई जो पार्थिव घटनाएं घटित हो रही हैं, जो विविध प्रकार की वातावरणीय घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं के पीछे रीजन क्या है, इसके लिए इन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों या वैज्ञानिक पक्षों की खोज करने का प्रयास किया और उनके माध्यम से ज्ञान विस्तार, साथ ही साथ उन दशाओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया जो कार्य कारण संबंध थे या जो विविध प्रकार की परिस्थितियां घटनाओं से संबंधित थी, उनका अध्ययन और विश्लेषण इनके द्वारा किया गया। इसके बाद अगला है मानव द्वारा भूतल पर लाए गए विभिन्न परिवर्तनों एवं महत्वपूर्ण कार्यों का सही मूल्यांकन। अगले लक्षण के अंतर्गत इन्होंने बताया कि मनुष्य के द्वारा धरातल पर जो भी परिवर्तन लाए जाते हैं उसके कार्यों के द्वारा, उसके विविध कार्यों के द्वारा उसका सही मूल्यांकन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भूगोल ही यह ऐसा विषय है जो सही तथ्यों को, सही पक्षों को उजागर करता है। उदाहरण के लिए यदि पुस्तक में लिखा हुआ है कि हिमालय उत्तर में है और वहाँ महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच सीमांतर भ्रंश मौजूद है, तो निश्चित रूप से वहां जा करके इसका सत्यापन किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं यह
विषय सही मूल्यांकन करता है, सही पक्षों का अपने विषय में सही पक्षों का, सही घटकों का अपने विषय में सम्मिलन करता है, उसको शामिल करता है। इसके बाद अगला है विविध घटनाओं का भूगोल में वर्णन एवं व्याख्या। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें विविध प्रकार की घटनाओं का वर्णन किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है, उन घटनाओं के कारण क्या हैं, उन घटनाओं के प्रभाव क्या हैं, उनके भविष्य क्या होंगे। इस तरह की परिस्थितियां भूगोल में देखने को मिलती हैं। इस तरह के कार्यों का उल्लेख, इस प्रकार के घटकों का उल्लेख, पक्षों का उल्लेख इसमें देखने के लिए मिलता है। उदाहरण के लिए यदि किसी स्थान पर भूकंप आया तो भूगर्भ शास्त्री निश्चित रूप से जानने का प्रयास करते हैं कि यह भूकंप प्लेटों के टकराव के कारण है या प्लेटों के विस्थापन के कारण है या अंदर किस परिस्थिति के कारण इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो इसका सही अध्ययन एवं विश्लेषण भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता वाइडल डी लाब्लास ने भूगोल के क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए। यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से जो ज़्यादा उपयोगी रहा वह आपको दिया गया। शेष अन्य विद्वानों के अंतर्गत और भी नई बातें आपको बताई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।